स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्लिका's लिटरेचर क्लासेस। आई जस्ट होप कि आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट क्लियर कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा मेरे लेक्चर को, एंड चीज़ें क्लियर होंगी। नहीं क्लियर होंगी तो हमेशा की तरह जैसे मैं बोलती हूँ कि कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिए, सो दैट कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। जो भी क्लैरिटी नहीं हुआ है, आप लोगों को नहीं मिला है, उन चीज़ों को क्लियर कर पाऊँ, क्रिस्टल क्लियर कर पाऊँ आप लोगों के लिए। एंड चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, let's read the remaining part. So where was I? Okay. My father the most, अब क्या कर रही हैं, बिल्कुल डिसलाइक कर रही हैं, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि अपनी डायरी में वो इंट्रो दें, बट उनको ऐसा लगता है कि कभी गलती से किसी ने मेरी डायरी पढ़ी तो लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि अरे यार मैं कहाँ से शुरुआत कर रही हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ये लोगों को पता होना चाहिए। तो अब वो इंट्रो दे रही हैं, एंड इंट्रो देखते हैं किस तरह से स्टार्ट हो रहा है। माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। तो सबसे पहले अपने फादर की बात कर रही हैं, बहुत ही लविंग हैं, बहुत ही प्यारे हैं, एंड उनके लिए उनके फादर सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। एंड उनके फादर की शादी कब हुई थी? 36। एंड उनकी मदर कितनी की थी? 25 की। माई सिस्टर मार्गरेट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी। फ्रैंकफर्ट एक सिटी है जर्मनी में। उनके सिस्टर की जो बर्थ हुआ था वो 1926 में हुआ था, फ्रैंकफर्ट सिटी में, जो कि जर्मनी में है। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। अब उनका जन्म जो था वो 12 जून 1929 को हुआ था, एंड उनका भी जन्म कहाँ पर हुआ था? फ्रैंकफर्ट में हुआ था। एंड फ्रैंकफर्ट में वो कब तक रही थी? 4 साल तक। माई फादर emigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margaret and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. Margaret went to Holland in December and I followed in February, when I was plunked down on the table as a birthday present at Margaret. अब यहाँ पर क्या है बेटा कि जब वो 4 की हुई तो उनके फादर ने क्या किया? एमिग्रेट कर लिया फ्रैंकफर्ट से हॉलैंड में। एमिग्रेट मतलब होता है बेटा कि परमानेंटली अपने कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाकर बस जाना, ठीक है ना। अब वहाँ पे अपनी लाइफ को शुरू करना, सर्वाइव करना, कम्प्लीटली अपनी कंट्री को परमानेंटली छोड़ देना, एंड कहीं और जाकर स्टे करने लगना परमानेंटली। सो उनके फादर ने क्या किया कि हमेशा के लिए फ्रैंकफर्ट छोड़ के वो हॉलैंड में शिफ्ट हो गए 1933 में। और उनकी जो मदर थी एडिथ, वो क्या की, उनके साथ हॉलैंड में गई थी सितंबर में। और जो उनकी मार्गरेट, उनकी सिस्टर थी, वो थे, उनको उस टाइम पे हॉलैंड नहीं भेजा गया, बल्कि आचिन एक जगह है जर्मनी में ही है, जहाँ पे उनकी ग्रैंड मदर रहती थी, वहाँ पे उन्होंने स्टे किया। मार्गरेट फिर दिसंबर में हॉलैंड चली गई, एंड उसके बाद तुरंत कुछ महीने बाद ही, 2 महीने बाद ही, मुझे फरवरी में ट्रांसफ़र लेना पड़ा, वहाँ जाना पड़ा। एंड किस दिन मैं पहुँची थी फरवरी में हॉलैंड? जिस दिन मार्गरेट का बर्थडे था। प्लंग डाउन मतलब क्या होता है ना कि यहाँ पर जो मेंशन है, पुट डाउन इन अ कैजुअल वे, मतलब उसको उनके कहने का थोड़ा सा फनी वे में था कि उनको उठाकर टेबल पे रख दिया गया जहाँ पे केक रखा गया था, और कह दिया गया कि ये लो मार्गरेट, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। एंड वो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट क्या है? तुम्हारी सिस्टर है। सो बेसिकली हम हॉलैंड में शिफ्ट हो गए परमानेंटली, पूरी फैमिली फेब में। I started right away at the Monastery nursery school. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. अब क्या हुआ, उन्होंने स्कूलिंग शुरू की मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में, एंड 6 तक वहीं तक पढ़ा, मतलब 6 जब तक उनकी 6 साल की उम्र थी वो वहीं पर रही, नर्सरी स्कूल में पढ़ती रही। एंड 6 एट द एज ऑफ 6 वो कौन सी क्लास में थी? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म मतलब कि क्लास फर्स्ट में थी। इन द 6th फॉर्म जब मैं 6 क्लास में गई, तब मेरी एक टीचर थी, मिसेस कॉपरस, द हेड मिस्ट्रेस। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेट अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। अब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो एना फ्रैंक थी वो अपने टीचर्स से बहुत क्लोज थी। वो एक स्टूडेंट थी, ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, बहुत ही इंटेलिजेंट थी अपने टाइम में। और जब वो 6 क्लास में गई तो उनको वो स्कूल छोड़ना पड़ा, और उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, जो कि प्रिंसिपल थी, स्कूल की मेन हेड थी, जब एना फ्रैंक जा रही थी
तो एना फ्रैंक भी रो रही थी और उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी वो भी रो रही थी। तो आप देख रहे हो कि कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। नॉर्मली जो टीचर्स हैं वो किसी के स्टूडेंट्स से जाने से इतना नहीं रोते हैं, या रोते ही नहीं है, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अभी इस साल आपको पढ़ाना है, अगले साल कोई दूसरा बैच आएगा, अगले साल दूसरा बैच आएगा। लेकिन अगर टीचर्स आपके लिए रो दें सो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आपने वो एक एक प्लेस बनाई होती है उनके हार्ट में। और एना फ्रैंक जैसी पर्सनालिटी जो थी वो इतनी फ्रेंडली, इतनी क्यूट, इतनी लवेबल थी कि उनसे किसी को भी प्यार हो जाए। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. अब समर 1941 की बात करिए, जब उनकी ग्रैंडमदर बीमार पड़ गई थी और उनका ऑपरेशन होने वाला था। एंड उसी साल उनका बर्थडे जो हुआ था वो अच्छे से नहीं मन पाएगा, छोटा सा केक वेक कटा होगा, छोटा सा सेलिब्रेशन हुआ था। Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and Grandma's candle was lit along with the rest. अब ग्रैंड मदर की जो डेथ थी वो 1942 में हो गई थी। एंड जैसा कि आपको पता है कि जो एना फ्रैंक है इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन है, अपने दिल की बात जल्दी किसी से नहीं बोलती हैं। तो उन्होंने किसी को नहीं बताया था कि वो उस टाइम पे और कई टाइम के जब तक वो ज़िंदा रही अपनी ग्रैंड मदर को बहुत ही मिस किया करती थी, एंड क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसके बाद जो 1942 में उनका बर्थडे आया वो अच्छे से ग्रैंड लेवल में सेलिब्रेशन हुआ, क्योंकि वो एक मेकअप था कि लास्ट ईयर सेलिब्रेट नहीं हुआ था तो इस साल अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। एंड उनके बर्थडे के साथ साथ एक कैंडल भी रखा गया जो ग्रैंड मदर के लिए था। ग्रैंड सॉरी द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल। अब ग्रैंड मदर के जाने के बाद ऐसा नहीं था कि अब ठीक है हम चारों लोग अब साथ में रहते थे और अच्छा कर रहे थे, मेरे फादर अच्छा अर्निंग करते थे और अपनी लाइफ में आराम से बिता रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20th June 1942 एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। एंड हम अच्छा कर रहे थे और अब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। मतलब इससे पहले क्या कर रही थी, एना फ्रैंक अपने डायरी में इंट्रोडक्शन दे रही थी, उनकी फैमिली कौन है, उनकी ग्रैंड मदर को कैसे लूज़ किया उन्होंने। एंड फाइनली 20 जून को उन्होंने डायरी में फर्स्ट एंट्री की, जो कि जिस दिन वो सोच रही थी कि यार डायरी लिखना कितना स्ट्रेंज होता है एंड ऑल, एंड उन्होंने फर्स्ट एंट्री की। एंड ये जो डेडिकेशन था उनकी डायरी को जाता था। ओके सो नाउ उन्होंने देखा ये सिमिलरली ट्रस्ट मी, उनकी जो डायरी हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट है जो उनके द्वारा लिखी गई है वो अभी भी एग्जिस्ट करती है, रखी गई है, बहुत ही सेफली रखी गई है। एंड सिमिलरली उन्होंने इसी तरीके से अपनी डायरी में लिखा है डियरेस्ट किटी, क्योंकि किटी सिर्फ डायरी नहीं थी उनके लिए, उनकी बेस्ट फ्रेंड थी। Our entire class is quaking in its boot. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decided who will move up to the next form and who will be kept back. Half the class is making bets. Gian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, Cian and Jacques, who have staked their entire holiday savings on their bet from morning to night. It's, you are going to pass? No, I'm not. Yes, you are. No, I'm not. अब ये सीन जो है वो स्कूल का है एंड रिजल्ट डे है एंड पूरी क्लास क्वेकिंग मतलब शिवर कर रही है, डरी है, काँप रही है, डर से नर्वस है क्योंकि रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। एंड जो एना फ्रैंक है वो डिस्क्राइब कर रही हैं कि जो टीचर है कभी भी आ सकता है हमारी क्लास में और डिसाइड करने के लिए कि कौन अगली क्लास में जाएगा और कौन यहीं पे रुकेगा। सो पूरी जो नहीं आधा क्लास तो मतलब बेट लगा रही थी, तू पास होगा, तू पास होगा, जैसे नहीं हम पैसों के बेट लगाते हैं कि तू पास हुआ तो तू मुझे 20 रुपये देगा, इस तरीके से। सो उनकी फ्रेंड थी जियन और वो बहुत ही हंस रही थी क्योंकि ये बहुत ही सिली था एना फ्रैंक के लिए कि कौन ऐसा करता है यार। और जस्ट उनके पीछे 2 लड़के बैठे थे जिनका नाम था सियन एंड जैकिस, जो कि मतलब जितनी भी उनकी मनी थी, जितनी भी पॉकेट मनी थी, उन्होंने सब, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है बेटा, सेविंग्स ऑन देयर बेट, स्टेक्ड द एंटायर हॉलीडे, मतलब कि पूरा रिस्क, मतलब यार सारे जितने भी पैसे उन्होंने अर्न किए थे सभी रिस्क पे लगा दिए थे बेट के। कि क्या बोल रहे थे, मतलब पूरा सुबह से शाम तक जब तक स्कूल चला कि नहीं तू पास होगा, और सामने वाला बोल रहा था नहीं मैं पास नहीं होगा, तू पास होगा, नहीं मैं पास नहीं होगा।
और बहुत ही इरिटेट हो रही थी एना फ्रैंक, जो कि उनकी फ्रेंड थी। इवन जीज प्लीडिंग ग्लासेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। मतलब कि जी जो थी वो पीछे पीछे मुड़ मुड़ के रिक्वेस्ट कर रही थी अपनी आंखों के जरिए कि बस करो यार, इरिटेट हो रहे हैं। एंड एना फ्रैंक तो गुस्से में उन्होंने बोल भी दिया कि चुप करो, बट जो सीएन थे और जैकिस थे वो चुप नहीं हुए और उन्होंने बेट लगाए जा रहे थे। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. अब आप देख रहे हो मतलब 13 years old बच्ची का क्या सोच हो सकता है कि अगर आप मुझसे पूछो ना, तो जो 1/4 है, ठीक है ना, क्वार्टर मतलब कि 1/4 क्लास जो है वो तो यार डमी है, मतलब बिल्कुल ही मतलब पास होने लायक नहीं है, बिल्कुल पढ़ने में अच्छी नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है। और इनको तो फेल कर देना चाहिए क्योंकि वो डिज़र्व नहीं करते हैं अगली क्लास में जाना। बट यार जो टीचर्स होते हैं ना वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। मतलब आप जो भी सोचो ना बिल्कुल उसका ऑपोजिट करते हैं। आप टीचर्स क्या सोचते हैं आप नहीं जान पाओगे। होता है ना कभी कभी बेटा, अब तो मैं खुद एक टीचर हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि अपने स्टूडेंट लाइफ को आप भूल जाते हो। सो कभी कभी होता है ना कि यार आज तो होमवर्क मिला है मैथ्स वाले सर का और किया नहीं है तो आके दम दमा कर मारेंगे। लेकिन क्या होता है जब वो आते हैं और वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल बिहेवियर उनका रहता है और वो मारते नहीं है, तो बड़ा चौंकाने वाला होता है कि यार आज तो इतने गुस्से में होने वाले थे और मारा नहीं। एंड कभी कभी क्या होता है कि आपको लगता है कि यार उनका मूड तो कितना अच्छा है और उस दिन आपको ऐसा मारते हैं कि एक हफ्ते तक मतलब याद रहती है मार। तो जो आप सोचो वो होता नहीं है, एंड जो होने वाला होता है जो आपने सोचा भी नहीं होता है। सो अनप्रडिक्टेबल होते हैं टीचर्स, कभी भी कुछ भी कर लेते हैं। तो एना फ्रैंक कह रही हैं कि यार मतलब इनका क्या भरोसा, पास भी कर दें वो लोग, वो डमीज को भी पास कर दें जो डिजर्व नहीं करते हैं। सो इससे क्या पता चलता है कि जो एना फ्रैंक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उनको फेल होने से डर नहीं है क्योंकि उनको पता है कि वो पास हो जाएंगी। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स मतलब कि जो मेरे फीमेल फ्रेंड्स हैं ना, मैं अपने लिए डर रही हूँ और ना ही मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए। वी विल मेक इट, हम तो पास हो ही जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। एनी वे ऑल वी कैन डू इज वेट अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। एक सब्जेक्ट में डर है मुझे, वो भी मैथ्स में, लेकिन क्या कर सकते हैं सिर्फ इंतज़ार के अलावा। और जब तक कि रिजल्ट नहीं आ सकता एक दूसरे को होप दे सकते हैं कि यार होप लूज मत करो, हम सब पास होंगे। I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Keesing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talk so much. After several warnings, he assigned me extra homework. अब एक चीज़ बता रही है एना फ्रैंक कि जितने भी मेरी लाइफ में टीचर्स हैं, जो भी पहले के रहे हैं और जो अब हैं, सभी से मेरी बनती है। ऐसा नहीं कि कोई मुझसे चिढ़ता है सिवाय एक के। एंड वो कौन है? वो है ओल्ड फॉगी। फॉगी मतलब बेटा ओल्ड फैशन, थोड़ा से बूढ़े से और ओल्ड फैशन टाइप के, पुरानी सोच रखने वाले। उनका नाम क्या था? मिस्टर कीजिंग, जो मैथ्स पढ़ाया करते थे। दैट वाज द रीज़न दैट वो मैथ्स के लिए डर रही थी, क्योंकि एना फ्रैंक बात बहुत करती थी क्लासरूम में एंड मिस्टर कीजिंग को बिल्कुल नहीं पसंद था। तो वो मतलब एजेस से, मतलब कि बहुत समय से बहुत इरिटेट रहते थे एना फ्रैंक पे, क्योंकि एना फ्रैंक को कितना भी वो डांटते थे वो बात करना नहीं बंद करती थी। बहुत सारी वार्निंग्स थी उन्होंने। और एक और चीज़, उनके स्कूल में 9 टीचर्स थे, 7 मेन और 2 वेमेन, और सभी से उनकी बनती थी। बहुत ही सेवरल वार्निंग्स के बाद भी जब वो नहीं मानी तो उन्होंने एक होमवर्क दिया, और होमवर्क क्या था? चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मतलब कि बेटा जो बोलते बहुत ज़्यादा है, पटर 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 वाले। सो एना फ्रैंक बहुत बोलती थी, तो उन्होंने सब्जेक्ट का नाम क्या दिया, टॉपिक का नाम क्या दिया? चैटर बॉक्स। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट? अब एना फ्रैंक सोच रही हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत स्ट्रांग था एना फ्रैंक का, कि अब एना फ्रैंक सोच रही हैं अ चैटर बॉक्स, यार मैं लिखूँ क्या इसके बारे में? चलो कोई बात नहीं, बाद में वरी करूँगी इसके बारे में। मैंने डिसाइड किया, आई जॉटेड डाउन। मैंने क्या किया कि मैंने वो नोटबुक में, जॉटेड डाउन मतलब कि बेटा राइट डाउन, तो मैंने उसको बुक में लिख लिया और बंद कर, टक्ड इन माई बैग। उसके बाद बंद करके बैग में रख के, और फिर कोशिश की चुप रहने की, क्योंकि अगर नहीं चुप रहती तो फिर क्या करते, फिर मुझे मिस्टर कीजिंग डांटते। That evening, after I'd finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on and leave big spaces
between the words. But the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. अब यहाँ पर आप देख रहे हो एक कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल रही है एना फ्रैंक की, कि एना फ्रैंक जो करती हैं दिल से करती हैं, एंड एक और चीज़ पता चल रही है वो कितनी इंटेलिजेंट है कि हर चीज़ को मतलब ना एक बहुत ही इंटेलिजेंट वे में करना चाहती हैं. जब शाम हुई, उन्होंने सारा अपना होमवर्क कर दिया, तो अचानक से उनकी नज़र पड़ी उस टॉपिक पे, चैटर बॉक्स, और फिर वो सोचने लगी. जैसे हम सोचते हैं ना, पेन का जो वो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो मुंह में दबाकर हम चबाना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं. तो एना फ्रैंक क्या सोचती हैं, रैम्बल मतलब कि कुछ भी लिखना बिना किसी मतलब के, जैसे कि लिखना या बोलना, आप बोले जा रहे हो और उसका कोई मतलब नहीं है, बड़ी यूजलेस ही आप बात कर रहे हो, बिल्कुल एमलेसली आप बात कर रहे हो, वैसे लिखने में भी आप रैम्बल. तो यहाँ पे एना फ्रैंक कह रही है कि लिखने का तो मैं कुछ भी लिख सकती हूँ और भर भर के लिख सकती हूँ, कुछ भी लिख सकती हूँ, बड़े बड़े वर्ड्स लिख सकती हूँ, फिर स्पेसेस छोड़ सकती हूँ एंड लगातार. लेकिन ऐसा लिखना है मुझे कि मैं कन्विंस कर पाऊँ मिस्टर कीजिंग को कि बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आई थॉट एंड थॉट, और जब मैं सोचने लगी सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक से मुझे आइडिया आया. और उन्होंने क्या किया कि 3 पेजेस लिखे, और मिस्टर कीजिंग जो थे हैड असाइन मी, और जो मिस्टर कीजिंग ने होमवर्क दिया था उस पर 3 पेजेस लिखे, और उसके बाद सेटिस्फाइड हो गई. गजब का लिखा था उन्होंने. एना फ्रैंक को ऐसा लग रहा था. आई आर्ग्यूड दैट talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, that there is not much you can do about inherited traits. और वो क्या लिखती हैं, उन्होंने अपने ऐसे में क्या लिखा होता है कि यार देखो, स्टूडेंट का एक ट्रेट ही होता है यार, स्टूडेंट की क्वालिटी होती है, आप स्टूडेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, आप इसको इससे अलग नहीं कर सकते हो. सभी दुनिया के जितने स्टूडेंट होंगे ना, सब बात करते होंगे. वो होता ना कि जन्म सिद्ध अधिकार जैसा है. लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी इस अपने हैबिट को अंडर कंट्रोल करने की. लेकिन हाँ, क्योर नहीं कर सकती, कम्प्लीटली ठीक नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि पता है मेरी मदर भी बहुत बात करती हैं, एंड कहते हैं ना कि इनहेरिटेड ट्रेट्स, मतलब कि बेटा जो ट्रेट्स जो भी आपके अंदर एक नेचर आया होता है, जो कि आपके पेरेंट्स के अंदर भी होता है. मान लो कि आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, एक एंगर इशू वाली चीज़ है, एंड वही चीज़ आपके अंदर आ गई है, उसको क्योर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि वो इनहेरिटेड होता है, आपकी बर्थ से आया होता है, और आपके पेरेंट्स जनरेशन टू जनरेशन वो चलने वाला होता है. सो यहाँ पर वो अपना पॉइंट क्या प्रूव कर रही है, मेरी मम्मी बोलती हैं एंड मेरी मम्मी से मुझे ये चीज़ मिली है, सो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल यार कि मैं बात करना छोड़ दूँ. एंड बहुत ही मजाकिया ढंग से उन्होंने ये चीज़ प्रूव की होती है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक, बिकॉज यार स्टूडेंट्स का जन्मसिद्ध अधिकार होता है, स्टूडेंट का कैरेक्टरिस्टिक होता है, और अगर मैं कोशिश भी करूँ चुप रहने की तो नहीं चुप हो पाऊंगी यार, क्योंकि ये तो बचपन से है, बाय बर्थ. एंड अगर ब्लेम करना है तो मेरे पेरेंट्स को ब्लेम करो. मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ. मिस्टर कीजिंग ऐसा नहीं था कि बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे, उन्होंने गलत सेंस में नहीं लिया, बल्कि हंसा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कभी आंसर नहीं देते हैं, लेकिन वो कमाल के क्वेश्चंस पूछते हैं. सो आपको हंसी आ जाती है उन पे. एंड मिस्टर कीजिंग को पता होता है कि एना फ्रैंक बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, उनका नेचर बहुत अच्छा है. सो मिस्टर कीजिंग जो थे, जब इनका ये आर्ग्यूमेंट पढ़ते हैं तो वो खूब हंसते हैं. बट व्हेन आई प्रोसीडेड, लेकिन जब मैं क्या करती हूँ कि फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बात करना शुरू करती हूँ, फिर वो मुझे कैसे देते हैं. और आपका ऐसे क्या होता है, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. इनकॉरिजिबल मतलब क्या होता है कि ऐसी क्वालिटी जो कि गलत मानी जाती है, ऐसा कुछ जो जिसको आप ठीक नहीं कर सकते हो. जैसे कि उन्होंने टॉपिक क्यों दिया था, क्योंकि वो बताना चाहते थे एना फ्रैंक को कि तुम्हारी जो बात करने की आदत है ना, वो इनकॉरिजिबल है, मतलब कि कुछ ऐसा जिसको सुधारा नहीं जा सकता और ये बैड क्वालिटी है. फिर मैंने इनको लिख के दिया, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मिस्टर कीजिंग ने कुछ कंप्लेन नहीं किया पूरे 2 क्लास तक, जब भी मैथ्स क्लास आया 2 दिन तक. उसके बाद फिर 3rd लेसन जब हुआ, तीसरे दिन फिर से 3rd लेसन आया, तो मैं तो बात करना कंटिन्यू कर रही थी. तो उन्होंने फाइनली कहा, एना फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास. अब वो थोड़ा सा नहीं
ज़ोर से चिल्लाकर बोले पूरी क्लास में कि जैसे तुम बात करी हो बंद नहीं करी तो तुम्हें पनिशमेंट मिलती है, और आपका ऐसे क्या है, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। एंड मिस्टर खीजिंग भी थोड़ा फनी वे में बोलते हैं कि इस पे लिख के लेकर आओ, जैसे नहीं आप लोग क्या यार पक 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 करती रहती है। तो यहाँ पर उन्होंने उनके पक पक को क्या कहा, क्वैक क्वैक क्वैक। द क्लास रोड, रोड मतलब क्या होता है बेटा, मतलब एकदम जोर जोर से हंसना। एंड सिर्फ क्लास से नहीं, एना फ्रैंक एक ऐसी पर्सन थी जो बुरा नहीं मानती थी, और सिर्फ क्लास नहीं बल्कि वो भी साथ में हंसने लगी। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेनिटी। इंजेनिटी मतलब बेटा की ओरिजिनलिटी, मतलब यार इतनी बारी चैटर बॉक्स 2 बारी मिल चुका था, एंड दोनों बारी उन्होंने अपने मन से लिखना शुरू किया था। अब तीसरी बारी भी चैटर बॉक्स पे टॉपिक मिलेगा, सो कहाँ से वो इन्वेंट करेंगी कोई भी चीज़ें, थोड़ा पॉसिबल नहीं था उनके लिए। लेकिन फिर भी वो कोशिश की कि यार कुछ तो लिखना पड़ेगा जो कि ओरिजिनल हो। तो एना फ्रैंक की एक फ्रेंड थी सने, वो पोइट्री में बहुत अच्छी थी। उन्होंने हेल्प करना ट्राई किया कि भाई मैं तुमको ऑफर करती हूँ हेल्प, और एक काम करते हैं इस वाले ऐसे को ना हम वर्ड्स में लिखते हैं। वर्ड्स मतलब कि बेटा पोइट्री के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, कविता के फॉर्म में लिखते हैं। और आई जम्प्ड फॉर जॉय, मतलब जैसे ही मेरे सैना फ्रेंड ने ये सजेस्ट किया कि हम इस टॉपिक को पोइट्री फॉर्म में लिखेंगे, तो मैं खुशी से कूद पड़ी यार, हाँ ये ओरिजिनल है कुछ। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले जोक ऑन मी, एंड एना फ्रैंक को पता था कि मिस्टर कीजिंग उनका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बट एना फ्रैंक ने भी ठान लिया था कि भाई वो मेरा मजाक क्या उड़ाएंगे, मैं उन पर मजाक बनाऊंगी। ऐसा नहीं था कि एना फ्रैंक कोई बुरी पर्सनालिटी थी, एक होता ना कि वो बहुत ही फन लविंग नेचर की थी, उनको मजाक करना अच्छा लगता था। डिसरिस्पेक्ट वो नहीं करती थी टीचर्स का, लेकिन मज़ा आता था उनको, एंड टीचर्स भी मजाक करते थे एना फ्रैंक के साथ। फाइनली उन्होंने पोएम फिनिश कर ली, एंड वो ब्यूटीफुल पोएम थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक। एंड क्या पोएम था कि उसमें एक मदर डक रहती हैं, फादर स्वैन रहते हैं, 3 डकलिंग्स रहते हैं, और वो डकलिंग्स इतना बात करते रहते हैं कि जो उनके फादर रहते हैं उनको बाइट कर करके मार देते हैं। सो एना फ्रैंक के लिए ये बहुत ही फनी पोएम था, और लकीली मिस्टर कीजिंग जो थे उन्होंने भी इस जोक को गलत तरीके से नहीं लिया। अच्छे टीचर थे मिस्टर कीजिंग, क्योंकि अगर कोई दूसरा होता उनकी जगह पे और स्ट्रिक्ट टीचर होता तो क्या करता, बहुत ही बुरी पनिशमेंट देता। लेकिन मिस्टर कीजिंग जो थे वो बहुत ही अच्छे टीचर थे, वो एना फ्रैंक की क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट कर रहे थे। आई नो कि वो चैटर बॉक्स 3 बारी उन्होंने टॉपिक दिया था, बट जिस तरीके से एना फ्रैंक थी जो हैंडल कर रही थी, कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी इन अ वेरी लॉजिकल वे, वो मिस्टर कीजिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस वाली बात थी। वो इम्प्रेस हो गए थे एना फ्रैंक से। जब ये पोएम लिखी तो मिस्टर कीजिंग जो थे उन्होंने जोक को राइट वे में लिया, बल्कि उनको पोएम इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने पूरी क्लास को सुनाया और अपना कमेंट भी दिया, उनको बहुत अच्छा लगा। और फिर वो सेवरल क्लासेस में गए और उनको भी सुनाया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक। उसके बाद यार मुझे अलाउ कर दिया है कि तुम बात कर सकती हो। एंड उसके बाद मुझे कोई होमवर्क नहीं मिला, एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिला, स्पेशली चैटर बॉक्स पे लिखने को नहीं मिला। ऑन द कंट्रेरी मिस्टर कीजिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डे। बल्कि क्या हुआ कि ऑपोजिट हो गया यार, अब तो मिस्टर कीजिंग जब भी मुझसे मिला करते थे वो हमेशा मुझसे जोक किया करते थे। सो बेटा आप देख रहे हो कि एना फ्रैंक का नेचर कैसा था, बहुत ही फ्रेंडली, वो इंटेलिजेंट थी, वो लोगों को खुश कर दिया करती थी अपने आसपास। इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके फ्रेंड्स नहीं थे, बल्कि टीचर्स उनको बहुत ही प्यार दिया करते थे। सो एंड डायरी में एंड कहाँ से कर रही है, योर्स एंड उन्होंने बहुत ही प्यार से अपनी डायरी को ये कहा कि तुम्हारी एन। सिर्फ किटी के लिए, मतलब दोनों ही एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड से। शायद किटी ना बोल पाए एना फ्रैंक को जैसे कि ह्यूमंस बोल पाते हैं कि कितना प्यार करते हैं एक दूसरे को, बट किटी जितनी पेशेंटली अब एना की बातों को सुनती थी और सुनकर उनको खुशी दिया करती थी, आई थिंक दैट्स कॉल्ड बेस्ट फ्रेंडशिप। और जैसा कि आप लोगों ने, ये चैप्टर एंड हो चुका है बेटा। अगर आप लोगों को सीरियसली पढ़ना है एना फ्रैंक के बारे में, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जो कि आपका नॉवल था 2019 तक, नहीं 2018 तक आपका नॉवल था, आपके कोर्स में अवेलेबल था, बट 19 से हटा दिया गया। बट इफ़ यू रियली वांट टू रीड इट,
आफ्टर कंप्लीटिंग 10th क्लास आप प्लीज़ पढ़िएगा इस किताब को, एंड उसमें आप आगे पढ़ पाओगे कि किस तरीके से ऑल ऑफ अ सडन एम्स्टर्डम शिफ्ट होना पड़ा हॉलैंड से, एंड किस तरीके से उन्होंने अपने फादर के साथ अपनी फैमिली के साथ एक बंद कमरे में 2 साल बिताए, एंड क्या किस तरीके से वो अपना टाइम पास किया करती थी, क्योंकि बाहर निकलना बिल्कुल ही अलाउड नहीं था, बिल्कुल ही नहीं। अगर वो बाहर निकलते हैं तो अगर किसी को पता चला कि वो ज्यूज़ हैं, सो तुरंत वहाँ पे आर्मी आ जाएगी, उनको पकड़ के कंसंट्रेशन कैंप ले जाएगी। सो एक बहुत ही बड़ी बात है कि एक फैमिली 2 साल तक बच पाई एक ऐसे मोस्ट पावरफुल आर्मी से। हॉरेबल थे, डेंजरस थे, जितना भी बुराई करो वो सारे एडजेक्टिव्स उन पे सूट करते हैं, बट पावरफुल थे, नो डाउट पावरफुल थे। एंड उनसे बच पाना 2 साल लगातार। एंड हम जिस एज में हैं बेटा, एट द एज ऑफ 25, 26, 30, 40, 50, जब हम बड़े हो जाते हैं तो चीज़ें पता होती हैं ऑलरेडी कि वॉर क्या होता है, क्रूएलिटी क्या होती है, दुनिया क्या होती है। बट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि एट द एज ऑफ 13, 14 उन बच्चों को भी पता होगा कि यार वॉर की रियलिटी क्या होती है। उनके लिए तो मस्ती होती है ना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पे जाना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, गाने सुनना, मूवीज़ देखना, सिर्फ उनकी लाइफ में यही चीज़ें होती हैं। एंड ऑल ऑफ अ सडन एक बहुत ही कम एज में उस लड़की को इतनी सारी चीज़ें देखने को मिली। सो उनकी स्टोरी आप पढ़ सकते हो, एंड पढ़ने का मन हो अगर तो, नहीं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। इतनी स्टोरी याद रखिएगा, ज़्यादा लेंदी नहीं था, मैंने एक्सप्लेन किया, एलिबरेट किया। दिस इज़ द रीज़न दैट कि ये जो वीडियो है उसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी लंबी गई। बट बेटा लेक्चर सुनने की कोशिश करो, थोड़ा सा शॉर्टकट ना अपनाओ, लॉन्ग कट में जाओ, क्योंकि लॉन्ग कट हमेशा फ़ायदा देता है। उस टाइम पे पता नहीं चलेगा, बट आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा कि जो भी चीज़ें टीचर्स बताते हैं वो आपके बेटरमेंट के लिए बताते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा वो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जो हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट पढ़ने की कोशिश करिएगा बेटा। जहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं है तुरंत उसी वक्त बेटा वीडियो को पॉज करके आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं बहुत जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी कि उसी दिन रिप्लाई करूँ, एंड नहीं तो नेक्स्ट डे, बट रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो आई जस्ट होप कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आए। नहीं समझ में आएगा फिर भी आप बताइएगा, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई टीचिंग। जिस तरीके से आप चाहेंगे उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगी, ताकि आप लोगों एग्जामिनेशन अपनी दे पाए और साथ ही साथ नॉलेज भी गेन कर पाए। सो जस्ट दैट्स इट फॉर टुडे। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, डोंट गो आउटसाइड ऑफ योर होम। बहुत ही वल्नरेबल कंडीशन है, बहुत सारे प्रिकॉशंस लीजिए, इन्फेक्टेड मत होइए, कोशिश करिए कि कम से कम लोगों के बीच में रहें, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ट्राई टू बी मोर ह्यूमन एवरी डे।